नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24/7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का अपडेट भी देते हैं। शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 160 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 34 मरीजों की डेथ भी रिपोर्ट की गई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 563 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 3273 तक जा पहुंची है। मध्य प्रदेश में अब तक 7,88,809 कुल संक्रमित सामने आए हैं और मध्य प्रदेश में अब तक 8,649 मरीजों की मौत हुई है और अब तक 7,76,887 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर के घर भी जा चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी शिखिल से। शिखिल, कोरोना का अपडेट हमने केसेस तो कम हो रहे हैं लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है? आम खबरें जो जनता के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे और इसके अलावा सियासी हलचल आज की बड़ी कौन सी रहने वाली है? देखिए, सबसे पहले बात यहाँ पर कोरोना की जाए तो कोरोना जो है मध्य प्रदेश में लगातार कम जरूर यहाँ पर होता जा रहा है, लेकिन मौत के आंकड़ों में बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पर नज़र नहीं आता। लेकिन देखा जाए तो जिस प्रकार से जो संक्रमण दर है वो लगातार यहाँ पर कम हो रही है और संक्रमण दर जो है वो अब 0.5% से भी कम यहाँ पर हो गई है। बीते 24 घंटों की बात की जाए तो 160 मरीज मात्र यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये वही आंकड़ा है जब एक साल ठीक 1 महीने पहले लगभग 1 लाख मरीज यहां पर हुआ करते थे। रिकवरी रेट भी यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ग्वालियर समेत 22 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज यहां पर नहीं मिला है। सरकार का दावा है कि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण को देखते हुए टेस्टिंग बढ़ाने की बातचीत की गई थी और उसी क्रम में करीब 72,084 टेस्ट पिछले 24 घंटे में यहां पर कराए गए और इसकी अपेक्षा अगर यहां पर देखा जाए तो कोरोना संक्रमण की जो दर है वो लगभग 3.27% यहां पर मिली हुई है। वहीं अगर देखा जाए तो आज जो है वन विहार नेशनल पार्क जो है उसके पर्यटकों को इसकी सौगात यहाँ पर मिलेगी। लंबे समय से ये यहाँ पर बंद था, हालांकि आज एक बैठक यहाँ पर होनी है और इस बैठक के बाद वन विहार जो है वो खोल पर्यटकों के लिए दिया जाएगा। राष्ट्रीय जो प्राधिकरण ने इसको लेकर पत्र यहाँ पर लिख दिए थे। बीते दिनों एक दिन के खुलने के बाद कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे बंद कर दिया गया था और साफ तौर पर यह बताया गया था क्योंकि अब जो है हैदराबाद में बाघों की जिस प्रकार से संक्रमण यहां पर पाया गया और देश के अन्य चिड़ियाघरों में जिस प्रकार से बाघ संक्रमित यहां पर हुए हैं उसे देखते हुए इसको बंद यहां पर कर दिया गया था। सियासी हलचलों की बात अगर मध्य प्रदेश में यहां पर की जाए तो आज BD शर्मा जो है वो बैठक यहां पर ले सकते हैं, पदाधिकारियों के साथ यहां पर चर्चा कर सकते हैं। जिस प्रकार से जो प्लान पूरा तय यहां पर किया गया है प्रदेश कार्य समिति का, उसको लेकर चर्चा गहन मंथन यहां पर हो सकता है। प्रशासनिक खबरों में भी आज काफी हलचलें यहाँ पर रहेंगी। सबसे बड़ी बात शिखिल, सियासी हलचलों के अलावा अगर नर्सों के आंदोलन के बारे में भी आपको जानकारी दे पाए कि उनका आंदोलन कहां तक पहुंचा है, क्या सरकार से कुछ बातचीत हो पाई, इसके बारे में भी अपडेट दीजिए। देखिए, अभी तक नर्सों के आंदोलनों को लेकर जो सरकार का रुख है वो साफ नहीं हो चुका है क्योंकि सरकार ने अभी फिलहाल अपनी दो चीज़ों को यहाँ पर साफ कर दिया है कि पहले तो आंदोलन जो कर रही है, चरणबद्ध आंदोलन जो चल रहा है उसे समाप्त करें, फिर सरकार से बातचीत का रास्ता यहाँ पर खुल पाएगा। लेकिन वही अगर एसोसिएशन की बातचीत की जाए तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी पहले ही यहाँ पर दी जा चुकी है। रोज जो है वो गेट मीटिंग्स यहाँ पर हो रही हैं, कभी थाली बजाकर प्रदर्शन, कभी नारेबाजी के प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के 4 बड़े सेंटरों की बात की जाए जिसमें जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर यहां पर शामिल है। सभी जगहों पर नर्सों का जो आंदोलन है वो यहां पर किया जा रहा है। चेतावनी यहां पर लिखी गई है, दी गई है और साफ तौर पर जो पत्र है वो भी यहां पर लिखा गया था। स्वास्थ्य मंत्री को यह पत्र यहां पर दिया गया है जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि अगर अब मांगों पर विचार नहीं हुआ तो चरणबद्ध आंदोलन खत्म कर अब अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता इख्तियार यहां पर
और तमाम कर्मचारी यहाँ पर करेंगे। तो एक नया टास्क अभी फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार के सामने है। हाल ही में जूनियर डॉक्टरों की जो कड़ी मशक्कत के बाद हड़ताल यहाँ पर खत्म हुई और उसके बाद बिल्कुल शिखिल, देखना होगा कि सरकार अब नर्सेस के एसोसिएशन को कैसे मना पाती है और अभी आंदोलन कब तक जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शिखिल। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की कुछ बड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का केंद्र के खिलाफ आंदोलन आज होने वाला है। महंगाई को लेकर सीडी के ऑडियो का आज वाचन किया जाएगा। कल ही सीडी की लॉन्च किया गया था। जिला स्तर पर, गांव स्तर पर नेता ऑडियो जारी करने वाले हैं। कांग्रेसी नेता सीडी में बढ़ती महंगाई के बीते 7 साल का डेटा है। कल छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ये सीडी जारी की थी और भूपेश सरकार के 2.5 साल होने पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कांग्रेस की तरफ से। भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर कल छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जो सीडी लॉन्च की थी, आज उसके ऑडियो का वाचन किया जाएगा। गांव स्तर की बात हो या फिर जिला स्तर की बात हो, कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस नेताओं को कमान सौंप दी गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का केंद्र के खिलाफ ये बड़ा आंदोलन होने वाला है। चलिए, इसके अलावा आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है, इसकी जानकारी देंगे हमारे सहयोगी स्टार जो इस वक्त रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। स्टार, अपडेट दीजिए। जानकारी देंगे हमारे सहयोगी स्टार जो इस वक्त रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। स्टार, अपडेट दीजिए। आज बड़ी सियासी हलचलों में क्या कुछ होने वाला है और वो आम खबरें जो जनता के लिए बेहद जानी जरूरी है। देखिए, सबसे पहले कोरोना की बात करते हैं। लगातार जिस तेजी से संक्रमण घट रहे हैं उसमें लगातार कमी भी आ रही है। न सिर्फ कोरोना के नए मामले में बल्कि मौत के मामले भी कम हो रहे हैं, जिसको लेकर अलग से गाइडलाइंस अब जारी करने लगी है। रायपुर की बात करें तो रायपुर में संडे अनलॉक भी कर दिया गया है। 2 बजे तक सभी प्रकार की दुकानें खुल सकेंगी और जबकि स्पा और माफ कीजिएगा ब्यूटी पार्लर और सैलून ये जो है शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। इसके पीछे वजह जो शादी ब्याह के सीजन है और मुहूर्त है काफी कुछ, इस वजह से तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। तो इस प्रकार से संडे को भी अब अनलॉक की स्थिति रहेगी यहाँ। इसके अलावा बात कर लें तो कांग्रेस लगातार केंद्र पे हमला बोलते आ रही है। जो ऑडियो सीडी एक जारी की गई है महंगाई को लेकर, वो आज जिला स्तर पे भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ब्लॉक स्तर पे भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। इसके साथ बीजेपी जो है वो भी लगातार राज्य सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रखी हुई है। आज बीजेपी के कोर ग्रुप है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, सांसद सरोज पांडे है, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय है, ये तमाम जो बड़े नेता है। इसके अलावा और भी जो पदाधिकारी हैं, कोर ग्रुप के कमेटी के सदस्य हैं, वो आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने जा रहे हैं राज्य सरकार के खिलाफ में। इसके अलावा एक अनोखे रूप में प्रदर्शन शराबबंदी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य शराब लेकर जो रायपुर पश्चिम के विधायक है विकास उपाध्याय, उनके घर के सामने प्रदर्शन करेंगे। एक प्रकार से शराबबंदी को लेकर ये अनोखा प्रदर्शन है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना को लेकर जहां लगातार अपडेट जारी है, लगातार जागरूकता के कारण उसकी कमी आ रही है, तो वहीं सियासी हलचल भी काफी कुछ गतिविधियां देखने को मिलेगी सियासी गलियारे में, बीजेपी के द्वारा भी और कांग्रेस के द्वारा भी है। बिल्कुल स्टार, आप भी इन तमाम खबरों पर नजर बना के रखिएगा। ताजा अपडेट भी आपसे जरूर लेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे बात करेंगे मुरैना की, जहां अंबा थाना इलाके में बरेह गांव के पास देसी सरकारी शराब की दुकान पर 3 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। तीनों हथियारबंद बदमाशों ने पहले शराब की दुकान से पैसे लूटे और फिर करीब शराब की 11 पेटी लूट कर ले गए। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। लूट की घटना को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी अंबा इलाके के शातिर बदमाश बताए जा रहे हैं। बदमाशों ने जब घटना को अंजाम दिया तो वहां के आसपास खड़े लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। पुलिस अब इसी वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। शराब ठेकेदार की तरफ से पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर 11 पेटी शराब को लूटा गया और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि कैश भी लूटा गया है शराब दुकान से। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुरैना की तस्वीरें हैं, किस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद है इसकी बानगी प्रस्तुत करती है तस्वीरें। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं।
कि दिन दहाड़े ये लूट हुई है और जो येलो कलर की टी शर्ट में भी आप देख सकते हैं कि एक युवक वहां पर घूम रहा है और उसके हाथ में बंदूक भी देखी जा सकती है। हाईलाइट भी किया हुआ है हमने टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं किस तरह से दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और अब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसी वीडियो के आधार पर पुलिस इन सभी आरोपियों की तलाश कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सत्येंद्र से। सत्येंद्र, मुरैना में बदमाशों के हौसले देखिए किस तरह से बुलंद है कि दिन दहाड़े लूट होती है। वीडियो सामने आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या गिरफ्तारी हो पाई है इन आरोपियों की? बिल्कुल, अगर देखा जाए चाहे वो लूट की घटनाओं को जो अंजाम देने वाले बदमाश हों या रेत माफिया हों, चंबल अंचल में देखा जाए तो लगातार ये लोग घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन अगर गिरफ्तारियों की बात की जाए तो बहुत समय होती है। हालांकि ये जो घटनाक्रम हुआ है अम्बा थाना इलाके के बड़े गांव का है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जैसे ही वीडियो सामने आया तो पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस के एक जो आरोपी है वो पुलिस के हत्थे भी लग गया है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि देखा जाए जिस तरीके से लूट की घटनाएं होती हैं और साफ तौर से वीडियो भी वायरल होते हैं, उसके बाद अगर चूंकि ये जो घटना हुई है वो स्टेट हाईवे बिल्कुल मेन रोड से लगा हुआ है अम्बा, तो ये बड़ी वारदातें हैं कि जिस तरीके से जो लुटेरे हैं उनको कोई भय नहीं है पुलिस का, तो कहीं ना कहीं अपराधियों के अंदर वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। जैसे जिस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद गिरफ्तारी होती है तो कहीं ना कहीं देखने में ये है कि अगर अपराधियों में खौफ रहे तो अपराध करने से पहले एक बार पुलिस का खौफ रहते हुए अपराधी डर है। लेकिन चूंकि मुरैना जिले की बात की जाए या चंबल अंचल की बात की जाए तो यहाँ अपराधियों में बिल्कुल ही खौफ नहीं है और वो लगातार ही इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं। जी, शुक्रिया सत्येंद्र पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे शिवपुरी की, जहां पेट्रोल से भरा एक ट्रक अचानक पलट गया। ये ट्रक ग्वालियर डिपो से श्योपुर की तरफ जा रहा था, तभी कूनो मोड़ के पास ये अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं ट्रक पलटने के बाद पेट्रोल सड़क पर फैल गया, जिसे लोगों ने बोतल में भरना शुरू कर दिया। हालांकि गनीमत ये रही कि पेट्रोल से भरे इस ट्रक में आग नहीं लगी, वरना एक बड़ा और गंभीर हादसा भी हो सकता था। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी वीरेंद्र से। वीरेंद्र से बात करेंगे। वीरेंद्र, पेट्रोल से भरा एक ट्रक पलटा है और उसके बाद देखिए लोग कितने लापरवाह हैं। कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन उसी ट्रक से वो लोग बोतलों में पेट्रोल भर भर के किस तरह से लेके जा रहे हैं वो दिखाया जा रहा है टीवी स्क्रीन पर। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, शिवपुरी के 6 थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर जो कूनो मोड़ है वहां ट्रक अनियंत्रित हो गया था और पलट गया। तो टैंकर में जिसमें पेट्रोल और डीजल भरा हुआ था और जैसे वो पलटा तो वहां चलते हुए राहगीरों ने बोतलों में और कट्टियों में पेट्रोल भरना चालू कर दिया और मौके पे ही कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों में भी पेट्रोल डालने लगे और साथ में पेट्रोल ले जाने लगे। हालांकि 2 लोग उसमें घायल हो गए थे और घायलों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस को पहुंचने वहां पर देरी हुई, जिस कारण से लोगों ने वहां पेट्रोल लूटना चालू कर दिया। हालांकि इस बात का वो है कि कोई बड़ा जनहानि या हादसा नहीं हुआ, बड़े जनहानि हादसा टल गया, नहीं तो निश्चित तौर पर पेट्रोल भरा हुआ था और पेट्रोल बड़ा ज्वलनशील पदार्थ होता है जिसमें बड़ा हादसा होने की संभावना रहती है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, गनीमत रहे कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, वरना ये लापरवाही बहुत भारी पड़ जाती। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र पूरी जानकारी के लिए। मुरैना में रेत माफिया के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई के दौरान गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। घटना में वन विभाग के खिलाफ जमकर सियासत हो रही है। वहीं पुलिस ने भी बिना कोई जांच किए 9 वन कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसी कड़ी में एक वन कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सूचना पर वन कर्मियों ने कलेक्टर ऑफिस जाकर कलेक्टर को मामले की मजिस्ट्रियल जांच कराने के लिए ज्ञापन सौंपा और चेतावनी भी दी कि अगर उनके कर्मचारियों के खिलाफ गलत तरीके से कार्रवाई की गई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। हमारे जो वन कर्मियों के खिलाफ मुकदमे, झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनको हटाया जाए, उनको खत्म किया जाए, हमारे वन कर्मियों को बाहर निकाला जाए, उनकी वेतन नहीं रोकी जाए। अगर जांच नहीं होगी तो आगे की रणनीति हम लोग कलमबंद हड़ताल करेंगे, अपने बस्ते जमा करेंगे, अपनी वर्दी उतार के रख देंगे और जब तक हमारे कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। जो 13 तारीख की अमोलपुरा की घटना है, इस पे जो FIR दर्ज हुई है वो बिना जांच के हुई है, जबकि सभी जो कर्मचारी 8 मौजूद थे वो शासकीय सेवक थे और शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान ही घटना हुई है। घटना में अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, जांच कुछ भी नहीं हुई थी, लेकिन इनके विरुद्ध FIR दर्ज कर ली गई।
बात करेंगे महंगाई की, जो एक महज सिर्फ शब्द नहीं है, आज तक नहीं बनी। घर से बाहर निकलते ही इस महंगाई से सामना होता है। इन दिनों पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़े हैं। शतक का आंकड़ा कब पार हो गया पता ही नहीं चला। महामारी के इस दौर में महंगाई की मार ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। इधर सियासतदानों का अपना अपना अलग ही गणित चल रहा है और इसी में वो आम जनता को उलझा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये महंगाई काबू में कब आएगी? क्या जनता यूं ही बेहाल और बदहाल रहेगी? महामारी के इस दौर में महंगाई की मार भी जारी है। कोरोना से थोड़ा संभले ही थे कि महंगाई डायन ने जकड़ लिया है। पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी की पहुंच से दूर होते दिख रहे हैं। पेट्रोल ने ऐसा शतक मारा कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी क्या मारते होंगे। इन सारी बातों का लब्बो-लुबाब ये कि जनता इन दिनों बेहद परेशान है। उसे कुछ सूझ नहीं रहा, कहीं से राहत की कोई उम्मीद नहीं दिखती। सबसे पहले आपको बालाघाट लिए चलते हैं, जहां के लोगों का आजकल बॉर्डर पर छत्तीसगढ़ जाना कुछ ज्यादा ही हो गया है। वजह है पेट्रोल, क्योंकि बॉर्डर पर उस पार पेट्रोल के दाम कम हैं। बालाघाट के लोग 1 लीटर पेट्रोल के लिए 107 रुपए से ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में वही पेट्रोल 95 रुपए 60 पैसे में मिल रहा है, यानी प्रति लीटर 12 रुपए का लाभ। वहीं दतिया के लोग इसी काम के लिए यूपी के झांसी का रुख कर रहे हैं। एमपी के बालाघाट जिले में आज पेट्रोल का रेट 106 रुपये पहुँच चुका है और मैं यहाँ 10 किलोमीटर दूर बस डलवाने आता हूँ पेट्रोल, तो मुझे यहाँ 95 रुपये 95 पॉइंट समथिंग में मुझे पेट्रोल मिल जाता है। 10 रुपये का अंतर है सर। एमपी में महंगा है, यूपी में सस्ता है, इसलिए लेंगे, जहाँ प्रॉफिट मिलेगा वहीं से लेंगे। दूसरे राज्यों से पेट्रोल डीजल लाने के लिए केवल आम जनता ही परेशान नहीं है, बल्कि सरकारी अमला भी मजबूर है। इन दिनों भोपाल नगर निगम समेत कई अन्य निकाय उत्तर प्रदेश से डीजल खरीद रहे हैं। झांसी में नगर निगम को छूट के बाद डीजल 83 रुपए 50 पैसे में मिलता है, जबकि भोपाल में डीजल के दाम 96 रुपए 10 पैसे हैं। मतलब निगम को 12 रुपए 60 पैसे की प्रति लीटर बचत होती है। इतना ही नहीं, निगम भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड की बसों के लिए डीजल बेच भी रहा है, वो भी बिना लाइसेंस। इस बारे में जब निकाय के मुखिया मंत्री भूपेंद्र सिंह से सवाल पूछा गया तो जवाब दिया गया कि निकाय गलत कर रहे हैं, उन्हें निर्देश जारी किया जाएगा। जबकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो इस मामले में अपना पल्ला झाड़ते ही नजर आए। ये विषय मेरी जानकारी में नहीं है, आज आपने बताया है, मैं नगर निगम से पता करूंगा और ये निर्देश जारी करूंगा कि मध्य प्रदेश से ही डीजल खरीदें। ये उचित नहीं है। अगर खबर सही है तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा होगा, और अगर है तो मध्य प्रदेश से ही खरीदा जाएगा। कांग्रेस इसके अलावा ट्वीट के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती है, उन्हें करते रहने दो। मौके की ताक में बैठी कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलावर है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार भले पूरी कमाई डीजल पेट्रोल से कर रही हो, लेकिन सरकारी विभाग खुद टैक्स का फायदा लेने के लिए यूपी तक जा रहे हैं। कि ये सरकार केवल चाहे मध्य प्रदेश की हो या दिल्ली की, केवल डीजल पेट्रोल से ही अपनी कमाई कर रही है। सरकारी नगरीय निकाय तो उत्तर प्रदेश से डीजल पेट्रोल लाना है और टैक्स का फायदा उत्तर प्रदेश को देना है, जैसे विकास माओ, और मध्य प्रदेश की जनता पिस रही है, वो यही खरीद रही है। वैसे इनकी बात भी सही है। सबसे हैरान करने वाला बयान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की तरफ से आया। उन्होंने सरकार की मजबूरी का हवाला देते हुए क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। आखिर सरकार को चलाने के लिए, योजनाओं को चलाने के लिए कई बार सरकार को कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं, और आखिर पैसा ले भी रहे हैं टैक्स से, तो जनता के लिए ही तो जा रहा है ना भाई। इसलिए मुझे लगता है कि समय समय पर प्रदेश सरकारें निर्णय लेती है। सियासत की बात तो हो गई, अब आपको इंदौर लिए चलते हैं, जहां के ट्रांसपोर्टर बेहद परेशान हैं, क्योंकि बढ़ते डीजल का भार उनकी जेब पर असर डाल रहा है। आलम यह है कि इंदौर में केवल 30 से 35% ट्रक चल रहे हैं। बीते 2 महीनों से बंद के चलते 200 करोड़ का नुकसान ट्रांसपोर्टर को हुआ है। कोरोना जो काल है वो जो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट व्यापार और ट्रकों का बिजनेस तो पहले ही खत्म हो चुका था। ऊपर से डीजल मूल्य वृद्धि ने जो है इसकी कमर तोड़ के रख दी है। आज की तारीख में जो भी गाड़ियां चल रही है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो गाड़ियां हैं वही चल रही है, बाकी ओपन मार्केट की गाड़ियां 60 से 70% सब खड़ी है।
कुल मिलाकर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम आम आदमी से लेकर सरकारी अमले और ट्रांसपोर्टर तक को भारी पड़ रहे हैं। सबका बुरा हाल है। दूसरी तरफ सरकार कच्चे ट्रांसपोर्टर तक को भारी पड़ रहे हैं। सबका बुरा हाल है। दूसरी तरफ सरकार कच्चे तेल के दाम में इजाफे का हवाला देकर आए दिन दाम बढ़ाती जा रही है। वहीं विपक्ष के अपने दावे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस बढ़ती महंगाई पर लगाम आखिर कब लगेगी, कैसे लगेगी, कौन लगाएगा, आम जनता को राहत कब मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ग्वालियर में किन्नरों के दो गुटों में जमकर विवाद हो गया। इस दौरान बीच बचाव करने आया युवक गोली लगने से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक मुरार निवासी एक किन्नर लधेड़ी इलाके में रहने वाली अपनी गुरु से मिलने आई थी। इसी दौरान कुछ किन्नरों से उसका विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि किन्नरों ने तोड़फोड़ कर दी और मुरार निवासी किन्नर से मारपीट की। इसके बाद इन्होंने फायरिंग भी कर दी। इस दौरान इनके विवाद को शांत कराने पहुंचे पास में रहने वाले बंटी प्रजापति के पेट में गोली जा लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। वारदात की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को इलाज के लिए जया आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने फायरिंग करने वाले किन्नरों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बीती शाम दिल्ली एम्स के कन्वर्जेंस ब्लॉक की बिल्डिंग में आग लग गई। आग बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर लगी। आग की लपटें और धुआं काफी दूर से नजर आ रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान फायर ब्रिगेड की 22 से ज्यादा गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक एम्स के इस हिस्से में मरीजों का वार्ड नहीं है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो कल देर शाम एम्स की बिल्डिंग में आग लगी थी। बताया जा रहा है कि ये कन्वर्जेंस ब्लॉक की बिल्डिंग है और आग बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर लगी थी। हालांकि राहत की बात ये रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि करीब 22 से ज्यादा दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंची थी और फिर उनकी मदद से जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।